नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमंच में। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लगता है लोकसभा चुनावों में राजनीतिक दलों को अचानक मुसलमानों की याद आ गई है। हर दल खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में जुटा है। कांग्रेस नए पुराने 15 सूत्री कार्यक्रमों समेत अपनी तमाम योजनाओं को गिनाने में जुटी है। वैसे आपको याद होगा कि इसी साल 29 जनवरी को एक शख्स प्रधानमंत्री के सामने अपनी नाराजगी रखता है। प्रधानमंत्री भी इस मामले में अपनी सरकार की नाकामियों को स्वीकार चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी मुसलमानों का दिल जीत लेने का भरोसा दिला रहे हैं। गुजरात के मुसलमानों की कथित विकास गाथा सामने रखी जा रही है, मानो 2002 के दंगे कहीं और हुए थे। यह बात भी अलग है कि विवादास्पद बयानों के चलते चुनाव आयोग को मोदी के ही करीबी अमित शाह के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है। हालांकि रोक अब हट चुकी है। कुल मिलाकर हर कोई यह जताने की कोशिश में है कि देश में मुसलमान केवल वही मुसलमानों के हितों की सोचता है। दंगों की सियासत को भूल भी जाएं तो क्या मुल्क का मुसलमान विकास की मुख्यधारा से खुद को जोड़ पाया है? जाहिर है सब कुछ अच्छा होता तो सच्चर कमेटी गठित करने की जरूरत ही ना आती। वैसे अगर कांग्रेस भी मुसलमानों के प्रति सबसे गंभीर रही है तो क्या वजह है कि 15वीं लोकसभा में केवल 6% ही मुस्लिम सांसद हैं? क्या कारण है कि राजस्थान में आज तक केवल 2 मुस्लिम सांसद ही चुने गए हैं? क्या वजह है कि गुजरात में पिछले 30 सालों में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं बन सका है? तो क्या कांग्रेस भी भाजपा के साथ ही खड़ी है? वैसे समझना यह भी जरूरी है कि मुस्लिम धर्मगुरु भी अचानक से पार्टी के प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं? क्या यह संभव है कि 2014 की राजनीति में किसी धर्मगुरु के कहने भर से पूरा समाज एकजुट होकर किसी एक दल को वोट डाल देगा? कुल आबादी में 13% से ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले मुसलमान देश की 100 से ज्यादा संसदीय सीटों पर अहम भूमिका निभाते हैं। क्या इसी के चलते मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक ही माना जाता रहा है? इन सब के बीच भारतीय मीडिया, खासकर कथित राष्ट्रीय मीडिया, कहां खड़ी है? मामले को सुलझाने की बजाय उलझाने के लिए क्या हम भी बराबर के दोषी तो नहीं हैं? मोदी के टोपी ना पहनने या राजनाथ सिंह के टोपी पहन लेने से मुसलमानों का कौन सा हित या अहित होता है? क्या टोपी पहन लेना ही कल्याण की गारंटी है? बुनियादी मुद्दों को भुलाकर नेताओं की तरह क्या हम भी अपने दर्शकों को टोपी तो नहीं पहना रहे हैं? यही सब कुछ समझने की कोशिश आज लोकमंच में। तो चुनाव में कैसे अल्पसंख्यकों की, खासकर मुसलमानों की याद आ रही है, इसके पीछे क्या कुछ राजनीति है, यही समझने की कोशिश। 3 खास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं सफदर एच खान साहब। आप दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, लंबा तजुर्बा है अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार तहसीन मुनव्वर साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी, आप कंसल्टिंग एडिटर हैं अमर उजाला समाचार पत्र के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जरा समझ लेते हैं कि राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्रों में किस तरीके के वादे कर रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए, खासतौर से मुसलमानों के लिए। वादा किया जा रहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो अगले 5 साल में किस तरीके से तस्वीर बदल देंगे। कांग्रेस कह रही है कि सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए कड़ा कानून बनेगा। कानून अभी भी लंबित है, विधेयक लंबित है, कानून की शक्ल में सामने नहीं आ पाया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मदरसों के विकास पर जोर दिया जाएगा। क्या वास्तव में ऐसा हो सकेगा, ये देखना होगा। आम आदमी पार्टी के हिसाब से मुस्लिम युवकों को परेशान नहीं करेगी पुलिस अगर वो सत्ता में आते हैं तो। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि अल्पसंख्यकों के विकास पर जोर दिया जाएगा। यह बात लगभग हर राजनीतिक दल कह रहा है। समाजवादी पार्टी के हिसाब से नौकरी में 15% आरक्षण दिया जाएगा अगर वो सत्ता में आते हैं तो। रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिशों को लागू करवाया जाए, ये उनके चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा है। लेकिन साथ ही साथ जनता क्या कुछ सोचती है ये भी समझना जरूरी है। इस मुद्दे पर हमने आप लोगों की राय और आपके सवालों को भी शामिल किया है। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या कुछ सवाल हैं हमारे पैनलिस्ट से, ये भी समझ लेते हैं। विजय सिंह हैं जो कह रहे हैं कि हर राजनीतिक दल मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करता रहा है। क्या वास्तव में यही अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है? जानने की कोशिश होगी। और 5 साल, अगले 5 साल के लिए क्या यही होने जा रहा है? मुकुल शर्मा है जो कह रहे हैं कि राजनीतिक दल आखिर कब तक मुसलमानों की राजनीति करेंगे? क्या इसी तरीके से धर्म आधारित राजनीति होगी या व्यापक रूप से कुछ सोचा जाएगा? चंचल स्वारस्वत पूछ रहे हैं क्या अब भी देश का मुसलमान मौलानाओं के कहने पर अपना वोट डालता है? मतलब क्या 2014 में भी ऐसा मुमकिन है? ये भी समझने की कोशिश होगी। राजेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि पिछड़ेपन का मुख्य कारण है कि उनके पास, यानी मुसलमानों के पास, अंबेडकर जैसे सच्चे हितैषी नेता का सदा अभाव रहा है। क्या वास्तव में ऐसी भी स्थिति है? विनोद अग्निहोत्री सर, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहूँगा, क्या आपको भी लगता है कि चुनाव के समय ही मुसलमानों की याद आती है तमाम राजनीतिक दलों को? और अगर आती है तो क्या इसमें सब कुछ ठीक है या दिक्कत की बात है? नहीं, देखिए,
अनुराग, आपको याद होगा 1-2 दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था, छोटा सा 4 लाइन का, जिसमें मैंने लिखा कि कोई भी चुनाव हो, लोकसभा या विधानसभा, उसमें हर टीवी, अखबार, पत्रिका, पोर्टल, सब जगह एक ही चर्चा सबसे ज्यादा होती है कि मुसलमान क्या करेंगे। ठीक बात है। ऐसा लगता है कि जैसे मुस्लिम किसी दूसरे ग्रह के प्राणी हों और वो आम नागरिक की तरह नहीं सोचते, उनकी ज़रूरतें अलग हों, जबकि मुस्लिम भी उसी तरह देश के आम नागरिक हैं जैसे दूसरे समुदाय। उन्हें भी शिक्षा, सुरक्षा, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, शासन में हिस्सेदारी चाहिए। लेकिन मुसलमानों को अलग करके देखने का ये नजरिया क्या उन्हें अलग थलग करने की या उनके खिलाफ अन्य समुदायों को गोलबंद करने की साजिश तो नहीं तो है? क्या ये साजिश मैंने सवाल खड़ा किया। क्या ये साजिश राजनीतिक दल कर रहे हैं या हम ही लोग कर रहे देखिए, हैं? मुझे लगता है इस देश में 14% या 15% या 16%, 18% जो भी आंकड़ा है मुसलमानों का, अल्पसंख्यक हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों में वो बहुसंख्यक हैं। ठीक बात है। दे आर मेजॉरिटी एमंग द माइनॉरिटीज। इसलिए उनकी एक राजनीतिक ताकत है, एक जनाधार है उनका बड़ा, एक वोट बैंक है, आप कह सकते हैं। इस नजरिए से लगातार तमाम राजनीतिक दल, खास करके अब तो भारतीय जनता पार्टी भी उस दौड़ में शामिल हो गई है, और ये अच्छी बात है कि अगर उसको भी मुस्लिम वोटों की जरूरत पड़े। देखिए, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में नंबर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और डेमोक्रेसी में जब भी आप कोई भी राजनीतिक दल राजनीति करता है तो निश्चित रूप से अपने जनाधार वर्ग को देकर करता है, और इसीलिए बहुत सारे कल्याणकारी कार्यक्रम लिए जाते हैं। समस्या आती है असल में क्या कि आप सिद्धांत में कुछ होते हैं, व्यवहार में कुछ होते हैं। आज़ादी के 60-65 साल बाद अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि इस देश में मुसलमान दलितों से भी ज़्यादा पिछड़े हैं, अगर उनकी शिक्षा का स्तर, उनका सामाजिक स्तर, शासन में उनकी हिस्सेदारी का प्रतिशत इतना कम है, तो निश्चित रूप से चिंता की बात है पूरे राजनीतिक तंत्र के लिए। बिल्कुल, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी तो जिम्मेदार है ही, क्योंकि सबसे ज्यादा शासन तो उसने किया है, लेकिन अन्य दलों के भी राज्यों में भी सरकारें रही हैं, और अब कोई दल ये नहीं कह सकता कि हम सत्ता से बाहर हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों ने 34 साल राज किया पश्चिम बंगाल में लगातार। पश्चिम बंगाल की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, वहां क्या हालत है, जबकि वो पूरी तरह से सेकुलर पार्टी है हर तरह से। दूसरे और राज्यों का हाल देख लीजिए, मुलायम सिंह जी इतने बड़े जो है झंडा बरदार हैं मुस्लिम समुदाय के, लेकिन उत्तर प्रदेश की क्या हालत है। तो क्या मतलब मुसलमानों को आप खाली उर्दू, हज कमेटी और मदरसों को कंप्यूटरीकरण और मदरसों को एड देकर के ही आप उनको संतुष्ट करेंगे? ठीक बात। कब्रिस्तान की दीवार तो उनके आड़ में जो ये सारा, उनको एक तरह से खाली एक उनका जो गेटवाइजेशन कहते हैं इसको, कि उनको अलग थलग करके खाली उनको उनके मुद्दों में उलझा दीजिए। ठीक बात। ये मुझे लगता है, और यही दलितों के साथ भी होता रहा है। ठीक बात। लेकिन दलितों की जो लीडरशिप निकली और उसने जब उसको काफी उसका स्ट्रगल किया, तो आज वो उनकी स्थिति बदल रही है। मुझे लगता है मुसलमानों में भी उनको भी पूरे अन्य समाज के साथ जोड़ने के लिए उस तरह की पहल करनी होगी, उनको एक अलग समूह के रूप में नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन ये अलग समूह के रूप में देख कौन रहा है? इसके लिए ज्यादा दोषी कौन है? राजनीतिक दल ही स्वाभाविक तौर पर, या हम लोगों की भी कुछ गलती बनती है? हम भी 5 साल में चुनाव के वक्त याद करते हैं और इस तरीके की चर्चाएं करते हैं। नहीं, देखिए, राजनीतिक दल तो इसके लिए जिम्मेदार हैं ही। उसके अलावा हमारे जो कम्युनिटी के लीडर हैं वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। जो मेरे 2 शेर हैं कि सब अपने आप चलता जा रहा है, कहाँ कोई क़यादत चल रही है, उजाले जी हुजूरी कर रहे हैं, अंधेरों की सियासत चल रही है। तो ये जो आप इसमें देखेंगे कि मुसलमान मौलानाओं के कहने पर वोट देता है, ये सही नहीं है। मुसलमानों ने मौलानाओं की सुनी आज़ादी के वक्त, जब जंग आज़ादी चल रही थी, उस दौरान उन्होंने मौलानाओं के कहने पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लामबंद होकर हमारे जो मुल्क के हिंदू थे उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, और उसमें बहुत से मौलाना भी शहीद हुए। जैसे हमारे जो पहले पत्रकार शहीद थे मौलवी मोहम्मद बाकर, वो उसमें शहीद हुए। उसके बाद जब आज़ादी के बाद जब पार्टीशन का वक्त आता है, आप देखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी शख्सियत, जो इतनी काबिल शख्सियत थी, वो जामा मस्जिद की सीढ़ी पर खड़े होकर तकरीर करते रह जाते हैं, लेकिन लोग उनकी नहीं सुनते। उसके बाद आप 65 साल के पूरे अरसे में आ जाइए, हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसकी एकजुट होकर पूरे मुल्क का मुसलमान सुन सके। वो जो एक दर्शक ने कहा कि अंबेडकर जैसा कोई नेता नहीं, कोई नहीं हमारे पास, इसलिए, लेकिन मुसलमान उससे मायूस नहीं हुआ। उसने जब देखा कि हमारे पास कोई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसा लीडर नहीं है, तो उसने नेहरू को अपना लीडर समझा, उसने इंदिरा गांधी को अपना लीडर समझा, उसने राजीव गांधी को अपना लीडर समझा, उसने लालू प्रसाद यादव को अपना लीडर समझा, उसने वीपी सिंह को अपना लीडर समझा, उसने ममता बनर्जी को अपना लीडर समझा, उसने मुलायम सिंह यादव को अपना लीडर समझा। लेकिन उसके बावजूद जब हम ये पूरे 65 साल का अरसा देखते हैं, तो उसके बावजूद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट वो इन सब के ऊपर पूरा पानी फेर देती है कि मुसलमान ने जिन जिन लोगों पर एतबार किया, उन लोगों ने, आप खुद सोचिए, 6 to 8% पार्लियामेंटेरियन मुस्लिम्स के हों जी,
2009 में जो 2004 में हम 35 होते हैं और 2009 में हम जो हैं 28 या 30 रह जाते हैं। और होना चाहिए, अगर हमारी आबादी की निस्बत के हिसाब से आप देखें तो हमारे कम से कम 70 MP जो है पार्लियामेंट में बैठने चाहिए। ठीक है, तो दोषी कौन है? राजनीतिक दल? मैं देखिए राजनीतिक दल को जिम्मेदार मानता हूं, और मुसलमान जब तक अपने आप को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने देगा तब तक यही होता रहेगा। और ये अभी भी हो रहा है, 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। आपको लगता है कि क्या मुसलमान क्योंकि अभी भी वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहा है? अनुराग जी, मैं कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी के चुनाव मैदान में आने से पहले स्थिति यह थी कि ऐसा महसूस हो रहा था कि ये चुनाव करप्शन के विरुद्ध होंगे, भ्रष्टाचार के विरुद्ध होंगे, देश की असल समस्याओं के विरुद्ध होंगे, ये जो महंगाई है उसके विरुद्ध होंगे, जो बेरोजगारी है उसके विरुद्ध होंगे, जो शिक्षा और स्वास्थ्य का हमारे देश में स्तर है उसके विरुद्ध होंगे। लेकिन एक शख्स मैदान में ऐसा लेकर आया जाता है, और मुझे लगता है इसके पीछे भी कहीं ना कहीं साजिश है। वो किसी शायर का शेर है कि ये मुझ पर जो नवाजिश हो रही है यकीनन कोई साजिश हो रही है। तो इसके पीछे भी कोई साजिश है कि ये तमाम इशू पीछे चले जाएं, और फिर जो है वही सांप्रदायिकता, वही नरेंद्र मोदी, वही उस तरह की चीजें, और मुसलमान जो है मजबूर होके और उसको जो है एक ऐसा हुआ उसके सामने खड़ा हो गया। मजबूर आप कह रहे हैं, वो मजबूरी की वजह क्या है? अगर नरेंद्र कहीं मोदी सामने आते भी हैं उम्मीदवार के तौर पर, दावेदार के तौर पर, कहीं ना कहीं एक फेयर साइकी है। इसको ऐसे बना दिया गया। नरेंद्र मोदी जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उनको घोषित कर दिया प्रधानमंत्री पद का, तो ये माहौल बन गया साहब, मुसलमान किसको वोट दे रहे हैं? मुसलमान जो है मतलब तो सवाल हम ही पूछ रहे हैं, अगर नरेंद्र मीडिया के लोग ही पूछ रहे हैं मोदी मान लीजिए सांप्रदायिकता के प्रतीक हैं, हाँ, तो क्या उनको रोकने की जिम्मेदारी खाली मुसलमानों की है? क्या इस देश के आवाम की? कोई भी नेता, नरेंद्र मोदी छोड़ दीजिए, XYZ, जो भी फिरका परस्ती का प्रतीक हो, जो भी सांप्रदायिकता का, अलगाववाद का, कट्टरता का प्रतीक हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उसको रोकने की जिम्मेदारी इस देश के आम आवाम की है। उसमें मुसलमानों की भी है, हिंदुओं की भी है, अगड़ों की भी है, पिछड़ों की भी है, लेकिन उसको खाली मुसलमानों तक सीमित क्यों किया जा रहा है? मैं एक बात और ऐड करूंगा उसके अंदर कि और ऐसा हमेशा हुआ है कि इस मुल्क में सिर्फ मुसलमानों ने ही जो है सेकुलर इक़्तिदार के लिए, सेकुलर वैल्यूज के लिए वोट नहीं दिया है। यहाँ का जो सेकुलर हिंदू है उसने इस मुल्क में जो है सेकुलरिज्म को बचाने के लिए और सांप्रदायिकता के विरोध में वोट डाला है, और ये साबित भी हुआ। ये जो मैं आपके पास भी आऊंगा सर, विनोद सर आपसे समझना चाहूंगा, ये भी जो विश्लेषण हो रहा है कि अब मुसलमान किसको वोट देगा, टैक्टिकल वोटिंग करता है, ये जो सब बातें हैं, ये सब बातें तो हम ही ने चर्चाओं के दौरान जो विश्लेषण करते हैं तमाम बुद्धिजीवी लोग, वही सब तो इसको जन्म दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि दोषी काफी हद तक हम भी हैं? निश्चित रूप से हम भी दोषी हैं, विश्लेषक दोषी हैं, मीडिया दोषी है, तमाम सारे, जैसा कि ये मनोहर भाई कह रहे हैं कि उस जमात की जो लीडरशिप है वो दोषी है। क्योंकि होता क्या है कि हम तो विश्लेषण करते हैं उसी सेट पैटर्न में, जो खांचे में, कि इतने, जहां इलेक्शन की रिपोर्टिंग कैसे होती है, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जाइए, इतने % मुसलमान, इतने यादव, इतने जाट, इतने उसी हिसाब से हम जिता देते हैं या हरा देते हैं, इतने ठाकुर, इस पे होती है पूरी एकदम से। और ये 90 के बाद से ज्यादा शुरू हो गया। मंडल और मंदिर के मस्जिद विवाद के बाद, मंडल की पॉलिटिक्स के बाद ये सिलसिला ज्यादा शुरू हो गया रिपोर्टिंग का। उसके पहले रिपोर्टिंग ये होती थी, मैं तो रिपोर्टिंग से पहले से कर रहा हूं, उसके पहले रिपोर्टिंग होती थी कि भाई ये MP है, इसने कितना काम किया है इस इलाके में, इसने सड़कें बनवाई कि नहीं बनवाई, ये फला पार्टी ने जो है इसका इसी फॉरेन पॉलिसी क्या रही, इन पर बात होती थी। एजुकेशन में क्या काम हुआ, किसानों के लिए क्या किया गया, मजदूरों के लिए क्या किया गया, मध्य वर्ग के लिए क्या हुआ। सम्मेलन भी किसानों के होते थे, कामगार सम्मेलन होते थे, वकीलों के सम्मेलन होते थे, छात्रों के होते थे। अब क्या होता है, अब कुर्मियों की रैली हो रही है, पिछड़ों की हो रही है, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं, चेतक महासभा का सम्मेलन हो रहा है, मुस्लिम सम्मेलन हो रहा है, ये होने लगा। जो राजनीतिक दल बताना चाह रहे हैं, हम लोग भी उसी के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, और हम भी बता रहे हैं कि वो नेता इसलिए जीत सकता है क्योंकि उस क्षेत्र में उसकी जाति के या उसके धर्म के इतने लोग हैं। लेकिन इन सब के बीच सफदर सर, आपसे समझना चाहूंगा, आप तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, क्या वास्तव में आप भी मानते हैं कि राजनीतिक वर्ग को 5 साल बाद ही याद आती है, या कागजों में से ही काम चलता रहता है? तो यही चल रहा है, राजनीतिक दल को तभी याद आती है। 5 साल इससे पहले, मतलब 4 साल पहले तक किसी ने कोई नाम नहीं लिया माइनॉरिटीज किधर है, क्या पोजीशन है, क्या। और जितनी भी स्कीम्स, मैं इसलिए चाहूंगा कि मैं माइनॉरिटीज कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम्स चलाई, लेकिन इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई। 4 साल तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुई। 4 साल बाद अब याद आया मतलब कि भाई ये तो रह गई है। ठीक बात। आप, मैं इसलिए एक एग्जांपल देता हूँ, इंदिरा गांधी जब मतलब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थी, उस जमाने में मलियाना और इस साइड में बहुत से कम्युनल राइट्स हुए। ये राजीव गांधी के टाइम हुआ, इससे पहले जो मतलब मुरादाबाद राइट्स हुए। उसके बाद जब इमरजेंसी के बाद वापस आई, उन्होंने मतलब ये कहा कि रिक्रूटमेंट होना चाहिए पुलिस फोर्सेस में, और डिमांड थी लोगों की साथ, डिमांड पुलिस फोर्सेस में। और उस वक्त उन्होंने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई
कि इसमें मतलब DG, CRP, CISF, BSF सबको बुलाया और उनसे कहा कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाओ। उस वक्त सिर्फ 2% मतलब मुस्लिम्स थे मतलब पुलिस फोर्स में, ठीक है, और वो बढ़ा के 12% लेकर गए, तब हुआ था, और उसके बाद फिर कम हो गया, वही 4% दशकों बीत गए, उसके बाद भी वही स्थिति है। माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूँ, माफ कीजिए सर आपको बीच में रोक रहा हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता नजमा हेपतुल्लाह जी जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं अल्पसंख्यकों की, खासतौर से मुसलमानों की। क्या आपको भी लगता है कि तमाम राजनीतिक दलों को, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, भाजपा भी शामिल है, 5 साल में ही याद आती है मुसलमानों की? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सत्ता में जो बैठे हैं, जहां जहां हमारी सरकारें हैं जी, चाहे मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो या राजस्थान में है, इससे पहले थी और अब दोबारा आई है, वहां तो जो भी डेवलपमेंट के कार्यक्रम हुए, विकास के कार्यक्रम हुए, तो वो बड़े सब इंक्लूसिव प्रोग्राम है और उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि 5 साल में याद आती है बीजेपी के बारे में खास तौर पे। नजमा जी माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं अभी गुजरात से लौटा हूं, खासतौर से कच्छ के क्षेत्र में 20-20 किलोमीटर दूर बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है, जिसमें से अधिकांश मुसलमान हैं, और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं पढ़ने। नहीं, हो जाएगा, जब उसके अंदर भी जहाँ कमी है तो वो पूरी करेंगे जी। मगर जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट में हम तो थे नहीं, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में 6 साल की खाली 5 साल की सरकार थी जी। मगर ज्यादा करके तो कांग्रेस ही रही है वहां, और उसकी वजह से आज जो भी बैकवर्डनेस है वो तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं बताई, ठीक है, पिछले 10 साल नहीं है, ये पिछले 64 साल का हिसाब है कि वो वहां पर उन्होंने क्या किया। तो आपको नहीं लगता कि आप भी, यानी आपकी पार्टी भी जरूरत से ज्यादा सपने दिखाने की कोशिश कर रही है अपने घोषणा पत्रों के जरिए मुसलमानों को? जिस तरीके के वादे आप कर रहे हैं, जो काम पिछले 64-65 साल में नहीं हो सका, उस काम को आप कैसे अगले 5 साल में कर देंगे अगर आप सत्ता में आते हैं? हमने ये तो नहीं कहा कि हम वो पूरा काम 5 साल में कंप्लीट कर देंगे, हमने कभी भी नहीं कही ये बात जी कि 5 साल के अंदर हम जादू की छड़ी घुमा देंगे, ठीक है, मगर अगर हम एक पॉलिसी बनाएंगे डेवलपमेंट की और हम ऐसा उसका नक्शा बनाएंगे पूरे उसका कि उसमें आगे भी जो सरकारें आएंगी अगर वो उस रास्ते पे चलेंगी तो उनका फायदा होगा। एक चीज में जी, और दूसरी बात ये कि हम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में नहीं मानते, ठीक है, हम मुसलमान और हिंदू में फर्क नहीं महसूस करते। वही मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। नजमा हेपतुल्लाह जी माफ कीजिए बीच में आपको रोक रहा हूँ, अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है, जी बताएं, आप अपनी बात पूरी करें। मैं ये बात कह रही थी कि हमारे नजदीक सिर्फ 2 तबके हैं, एक है गरीब और एक है अमीर, हैव्स एंड हैव नॉट्स, और हमें जो हैव नॉट्स हैं, जो गरीब हैं, उनको बराबर में लाना है अमीरी के, जितना भी ला सके उनके स्टैंडर्ड से, उनको गरीबी की रेखा से बाहर निकालना है। तो उसमें जो भी विकास के कार्यक्रम है, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में गरीब नहीं। मैं वही आपसे समझना चाह रहा हूं मैम, अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि इस देश में मुसलमानों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, बहुत खराब है, राज्यों के हिसाब से तमाम आंकड़े सामने आ जाते हैं, क्या तब भी आपको जरूरत महसूस नहीं होती कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात ना करें, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात ना करें, हम ये बात करें कि हाँ अल्पसंख्यकों के लिए अलग से काम करना होगा उस विकास की मुख्यधारा तक उन्हें लाने के लिए? ये समग्र विकास की बात क्यों होती है उस समुदाय के लिए, उस समाज के लिए जो बहुत पीछे है अपेक्षाकृत? अगर इंक्लूसिव की बात नहीं करेंगे तो वो इंक्लूसिव कैसे होगी? वो तो भेदभाव की बात हो जाएगी कि खाली हम वोट बैंक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो आप नहीं करते, आगे लाना चाहते हैं उनको। आप मध्य प्रदेश में देखिए, मुसलमानों की हालत बेहतर है, अगर लड़कियों को वजीफा मिलता है तो मुसलमान लड़कियों को भी मिलता है जी। अगर साइकिलें मिलती हैं तो बिना किसी मजहबी फर्क के उनको साइकिलें मिलती हैं, तो जो जो विकास के काम है वो उनके लिए होंगे। ठीक है, और काश ऐसा हो पाता। नजमा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं यहाँ स्टूडियो में, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी विनोद। नजमा जी आदाब, मैं आपसे 2 सवाल हैं मेरे छोटे छोटे। एक सवाल तो ये है कि केंद्र सरकार ने एक मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्चों के लिए एक वजीफे की एक स्कीम जो है चलाई है जी। गुजरात सरकार ने उसको लागू नहीं किया है, बल्कि जब हाईकोर्ट ने उसको फैसला दिया तो गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, जबकि मध्य प्रदेश में वो लागू है।
एक तो ये है। दूसरा क्या है कि मुसलमानों को राजनीतिक हिस्सेदारी भी चाहिए। आपकी पार्टी में, जिस पार्टी में आप हैं, आपकी पुरानी वाली पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें आप मौजूदा हैं, उसमें जब भी चुनाव होते हैं, वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, क्या बात है, उनको टिकट मुसलमानों को क्यों नहीं मिलता है? लोकसभा में भी मतलब सूची में कहीं नाम नहीं आता, विधानसभा में नहीं आता, क्या उनको इस लायक नहीं समझा जाता कि वो चुनाव जीत सकते हो? जबकि दूसरी तरफ आप इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलना है। दूसरी तरफ पता लगा कि गुजरात की पूरी सीटों पर जो है एक भी मुसलमान नहीं, उत्तर प्रदेश ये विरोधाभास क्यों? 400 सीटों पर एक भी मुसलमान नहीं, ये विरोधाभास कैसे है जी? और अभी लोकसभा की 400 जितनी सीटें खाली 7 मुस्लिम लोगों को टिकट दिया गया। जी जी नजमा जी कहें। जवाब मुझे देना है ना? जी बिल्कुल आपके लिए, तो मैं दे रही हूँ जी प्लीज। गुजरात के अंदर, मतलब मैं एक जनरल पॉलिसी आपको बताऊं, जब कोई समुदाय हमारे साथ नहीं आता है, हमसे घृणा करता है, हमको वोट नहीं देता है, हमें अवॉइड करता है, हमारी बात नहीं सुनने के लिए तैयार है, तो जब वो हमारी पार्टी से जुड़ा नहीं है तो वो इलेक्शन हमारे टिकट पे कैसे जीत सकता है? ये सोचने की बात। ये वही पार्टी कह रही है जो अपने घोषणा पत्र में उनको मुख्यधारा में लाने की बात कर रही है। बात सुनिए ना, आप बात तो काट देती है बीच में से। जी प्लीज। आपको इतना अंदाजा नहीं है जितना मैं दोनों पार्टियों को देख के आई हूँ। बिल्कुल। सवाल यहाँ ये है कि जब मुसलमान उनसे जुड़े ही नहीं तो कैंडिडेट भी डेवलप नहीं हुए पार्टी में जिनको खड़ा किया जाता। मैंने जब पार्टी ज्वाइन करी तो मुझे उन्होंने राज्यसभा दी, जबकि वो खुद हार गए थे इलेक्शन। बीजेपी की सरकार नहीं, सत्ता में नहीं थी, वो हार गए थे, और उन्होंने दिया कि कोई आया जो रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अगर इस तरह के कोई लोग जो शामिल जैसे अब हो रहे हैं, वो जब वो आएंगे ठीक है ज्यादा तादाद में, तो उनको भी मौका मिलेगा। गुजरात की स्थिति आपने बताई नजमा जी, गुजरात की स्थिति आपने बताई। क्या राजस्थान में भी यही स्थिति है? क्या मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है? क्या छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है? आप गलत कह रही हैं, आपको इत्तला नहीं है। बताएं। राजस्थान में 4 मुस्लिम जीते हैं और वो बीजेपी के हैं सब। चलिए, कांग्रेस का एक भी नहीं जीता। चलिए तो मान लेता हूं मैं आपको बताऊं, मैं आपको दूसरी बात बताऊं जी। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करी है कि लोकल बॉडीज से अगर मुस्लिम शामिल होंगे तो वो पार्लियामेंट तक पहुंचने में उन्हें आसानी होगी। अच्छा। और पार्टी को भी फायदा मिलेगा। तो 109 के करीब लोग वहां लोकल बॉडीज के लिए मुसलमान जीते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव है, मैं आपकी किसी बात को नहीं नकार रहा हूं। ये मान लेता हूं कि जो आप कह रही हैं अक्षरश सब कुछ सही है, ऐसा ही कर रही है। बीजेपी भी बहुत गंभीर है मुसलमानों के लिए, अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानकारों से उनका अनुभव समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन आम चुनावों में तमाम राजनीतिक दल कितने गंभीर हैं अल्पसंख्यकों को लेकर, खासतौर से मुसलमानों को लेकर। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें एक मुसलमान बेचारे वोट तो डाल रहे हैं, लेकिन कितना वो जुड़ पा रहे हैं विकास से, राजनीति से, ये अपने आप में एक सवाल ज़रूर है। तहसीन सर, आपसे समझना चाहूँगा, नजमा जी बड़ी ईमानदारी से कह रही थी कि जब वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, जब वो हमें वोट नहीं डालते हैं, तो फिर हम भी खामखा टिकट क्यों दें? मतलब उसका यही है लब्बो लबाब। आपको लगता है कि समस्या ये भी है? और हम सिर्फ ये सवाल बीजेपी से ही क्यों पूछते हैं? हम कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते हैं? हम सपा से क्यों नहीं पूछते हैं? बसपा से क्यों नहीं पूछते हैं? या बाकी तमाम राजनीतिक दलों से क्यों नहीं पूछते हैं? दरअसल में बात जिताऊ फैक्टर की ज़्यादा हावी होती है। नहीं, पॉलिटिक्स जो है वो परसेप्शन का नाम है एक तरीके से। जी, आपकी इस प्रकार की छवि बन गई है। अब जैसे उन्होंने कहा कि मुसलमान हमको वोट नहीं डालते हैं, मैं एक बहुत ही सबूत, जीता जागता सबूत पेश कर रहा हूँ। हमारे मालवीनगर या नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से एक काउंसलर जो है बीजेपी के सुबह 8-10 लोग लेके सुबह सुबह झंडा लेके, और मालवीनगर और हौजरानी डिवाइड होता है, मैं हौजरानी में रहता हूँ, वहाँ पर वो उस इलाके तक आई जहाँ तक मालवीनगर का हिस्सा है। मैं बिल्कुल बॉर्डर पे हूँ। मैंने वहाँ अपने
छत से खड़े होके मैंने उनको वी का साइन भी दिखाया जो काउंसिलर के लिए इलेक्शन में हार चुकी थी वो। मैंने सोचा शायद ये वी का साइन देख के ये इस तरफ को आएंगी, मेरे मन में पूरा यकीन था ये इस तरफ नहीं जाएंगी। वहां से वो वापस मुड़ गई, ठीक है, और वो उस इलाके में नहीं आई। उन्होंने ये मान लिया कि संकट वहां भी उन्होंने ये मान लिया कि यहाँ हमें वोट मिलेगा ही नहीं, तो हम क्यों अपना वक्त बर्बाद करें यहाँ पर। तो अब नजमा जैसी सीनियर लीडर जो हैं वो अगर ये सोच रही हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता, तो फिर आप मैनिफेस्टो में खामखा के वादे क्यों कर रहे हैं? फिर राजनाथ जी टोपी क्यों पहन रहे हैं वहां जाके? राजनाथ सिंह जी कल्बे जवाद साहब के पास क्यों जा रहे हैं? देखिए, मैं ये जो राजनाथ सिंह जी मौलाना कल्बे जवाद साहब के पास गए, मैं उसको बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं देता हूं कि उनके पास रीटा बहुगुणा जोशी भी गई, उनके पास एस सी मिश्रा भी गए, उनके पास समाजवादी पार्टी के लोग भी गए, वो वहाँ के वोटर भी हैं और उनका वहाँ पे एक असर भी है। लेकिन मैं जैसे हमारे यहाँ मौलानाओं को दो तरीके से पेश किया जाता है। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो नायक बना के पेश करती है और मीडिया जो है वो खलनायक बना के पेश करती है। तो उस तरीके से आप इस तस्वीर को अगर आप देख लें तो ये परसेप्शन, अगर वो ये सोचकर ही बैठ जाते हैं कि मुसलमान हमको वोट देता नहीं है, तो मैं माफी के साथ कहूंगा नजमा जी, इस सोच को बदलना पड़ेगा। ठीक बात है, इस पर हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे। लेकिन सफदर सर, बीजेपी के साथ तो ये समस्या है कि इस तरीके की धारणा घर कर गई है, लेकिन बीजेपी को छोड़कर देश की बाकी तमाम जो राजनीतिक दल हैं, क्या वो भी ईमानदारी से न्याय कर पा रहे हैं? क्या वो भी जोड़ पा रहे हैं अपने आप को मुसलमानों से ईमानदारी से? पहली चीज तो ये है कि नजमा जी जो कह रही हैं वो गलत कह रही हैं। ठीक है, गुजरात में मुसलमानों ने भी वोट दिया है मोदी जी को, बिल्कुल, और पूरे MLA जितने भी वहां पे लड़े उन्होंने एक्सेप्ट किया इसको कि हमने वोट दिया है। तो वो मेरे ख्याल से गलत है, बीजेपी को वोट नहीं दिया। नॉट दैट कि वहीं पर भी बहुत सी स्टेट्स में जहां पे अगर बीजेपी का कैंडिडेट सेकुलर और सही कैंडिडेट है, उसको भी बहुत जगह जहाँ पर हमने देखा कि वोट दिया गया। शाहनवाज हुसैन है, सब है। शाहनवाज हुसैन को तो हम कह सकते हैं मुसलमान हैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन के अलावा भी बहुत से हिंदू भाइयों को भी वोट दिया है। इवन ये करीब में है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, उसमें भी डॉक्टर महेश शर्मा को बहुत से मुसलमान भाइयों ने वोट दिया, इसलिए कि वो जानते हैं कि ये आदमी सेकुलर। ठीक है सर, अपडेट करने की जिम्मेदारी रहती है, ये तो काम होते रहना चाहिए। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर शकील अहमद। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप कहीं सफर कर रहे हैं चुनावी रैली के लिए, लेकिन हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या राजनीतिक दल गंभीर हैं देश के मुसलमानों को लेकर? सबसे ज्यादा आरोप कांग्रेस पर ही लगते हैं, तब जबकि सबसे ज्यादा दावे भी आप ही करते हैं। आपको नहीं लगता कि हाँ, कमी रही है पिछले 60-65 सालों में? नहीं, देखिए, देश के मुसलमानों की भी वही मुख्य समस्या है जो देश के अन्य वर्गों की है। उनको भी विकास चाहिए, उनको भी शिक्षा चाहिए, उनको भी स्वास्थ्य चाहिए, उनको के भी जीवन स्तर में उत्थान चाहिए जी। लेकिन चूंकि वो अल्पसंख्यक हैं, इसलिए उनको एक और सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है, और जब समय आता है तो वो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न ही सबसे बड़ा मुद्दा उभर के सामने आता है। इसलिए कि हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद से ही कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इस नाम पे हमारा बंटवारा भी उसी सांप्रदायिक उन्माद की वजह से हुआ, और उसमें जो घटनाएं हुई वो इतिहास में दर्ज हैं, किसी से छुपी हुई नहीं है। सर, क्या केवल सुरक्षा, विकास को आप पीछे छोड़ दे रहे हैं सुरक्षा के नाम पर? शकील सर, सुरक्षा के नाम पर विकास को आप पीछे छोड़े दे रहे हैं, क्या आपको लगता है? आवाज कट रही है आपकी, मैं सब ट्रेन में हूँ, सफर कर रहा हूँ। जी, चलिए आप कहें, अपनी बात करिए, मेरी पूरी बात सुन ले, उसके बाद आप सुनाएं सर, सुनाएं। तो मैं कह रहा था कि कभी कभी जो सिक्योरिटी का मसला है वो सबसे अहम हो जाता है जी, और ऐसी शक्तियां देश में हैं जो उस सिक्योरिटी के जो सेंसिटिविटी है उसका लाभ उठा के देश को, समाज को बांट के अपना राजनीतिक काम करना चाहते हैं। आज की तारीख में भी जो स्थिति बनी है, जो नेशनल पर्सपेक्टिव चुनाव का बना है जी, उसमें एक सिक्योरिटी का मसला बहुत अहम हो गया है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया है। देखिए, दंगे दूसरी जगहों पर भी हुए हैं, कांग्रेस के शासन में भी हुए हैं, दूसरे शासन में भी। अभी कुछ दिनों पहले इंदौर में दंगे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, सब लोग भूल गए उसको। गुजरात इसलिए याद है कि जिस व्यक्ति पर ये जिम्मेदारी कि उसको रोके, उसको दबाए, उसको कंट्रोल करे, उसी ने उसको इंजीनियर किया। सर, अब थोड़ी मेरी आवाज आप सुनने का प्रयास कीजिएगा। मैं शकील सर को प्रोजेक्ट कर दिया है प्रधानमंत्री। ठीक है, ठीक है। अभी सिक्योरिटी कंसर्न ज्यादा हो गया है,
कि हम रहेंगे। शकील सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? और इसकी बात करेंगे, तो ये बड़ा मुद्दा आज की देश में। ये भी अच्छा है। शकील सर, आप अगर मेरी बात सुन पा रहे हो तो मैं आपसे सिर्फ यही समझना चाह रहा हूं कि आप जितना जोर सुरक्षा पर दे रहे हैं, आपको नहीं लगता उससे ज्यादा जोर पिछले 6 दशकों में आपको विकास पर देना चाहिए था मुसलमानों के? देखिए, हमने विकास पर दिया भी है। जरा बता दें सर, आपने किया क्या है? सचर कमेटी पिछले बार बनी है जी, और उसके बाद मैं तो बहुत तफसील से नहीं बता सकूंगा आपको, मैं ट्रेन में हूँ जी, लेकिन एक मोटी बात बताता हूँ। बताइए। 70 लाख प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक 75 लाख बल्कि अब हो गया प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया गया है, जो माइनॉरिटी कंसंट्रेशन का डिस्ट्रिक्ट है 25% के आसपास। उसको 90 जिले पहले किए गए, बाद में वो 120 जिले हो गए हैं जहां फंडिंग की गई है, जहां बैंक की लगभग। चलिए, यही होना था, संपर्क कट गया। फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, चुनावी समय है, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय निकालने के लिए। सफदर सर, बहुत संक्षेप में मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आयोग के स्तर पर भी ये तमाम योजनाएं आगे बढ़ती हैं, क्या वास्तव में ये तमाम योजनाएं ज़मीन तक पहुँच पा रही हैं? क्या लोगों को फ़ायदा हो पा रहा है? क्या लोगों को लग रहा है कि देर से ही सही, हाँ चलो किसी ने तो हमारे बारे में कुछ सोचा? देखिए, इसके जो स्कॉलरशिप के बारे में जो बात कर रहे हैं, स्कॉलरशिप जो है 70 लाख से ज़्यादा लोगों को हो सकता है मिल चुका हो। दिल्ली में 1,60,000 लोगों को अभी तक स्कॉलरशिप इस साल मिला है जी, जो सब ने जिसने भी अप्लाई किया। ठीक है। उसके बाद मतलब हायर एजुकेशन के लिए अलग है लोन। स्कॉलरशिप लोन इतना है कि अगर उसको यूज़ किया जाए, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है, एक तो एजुकेशन की कमी है माइनॉरिटीज़ में बहुत ज़बरदस्त। मुस्लिम्स के लिए ख़ास तौर से मैं कहूँगा, मुसलमानों में एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि किस तरीके से कहाँ पर लोन लिया जाएगा, कैसे अप्लाई किया जाएगा, ये नहीं मालूम होता। कुछ कमियां जो है, एक और मतलब जो है मेन कमी जो है वो ये है, जैसे लोन है 5 लाख तक का लोन जो है माइनॉरिटीज़ वाले ले सकते हैं, मुस्लिम, हिंदू, मतलब मुस्लिम, सिख, जो उसमें आते जितने भी आते हैं सब वो ले सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त यह है कि 2 गस्टेड ऑफिसर्स मतलब उसको मतलब रिकमेंड करें। अच्छा, अब वो 2 गस्टेड ऑफिसर मुस्लिम्स में मिलते ही नहीं है, मतलब कोई है ही नहीं है। ठीक तो है, ये भी बेहतर तरीका है। तो मुस्लिम गस्टेड ऑफिसर हो, कोई भी हो सकता है, अलग कोई भी गस्टेड ऑफिसर, लेकिन वो लाए कहाँ से बेचारा गरीब आदमी। ठीक बात। और दूसरा उसके बाद उसको कम कर दिया, चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित साहिबा ने कम कर दिया था, एक कर दिया, उसके बाद एक भी नहीं मिल रहा। तो अभी तक मैं इसलिए बतलाना चाह रहा हूँ आपको कि 2% लोन अभी तक लोगों ने लिया है, केवल 2%। और ये देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति है कि एक जैसे एक का कर दिया रिकमेंड एक अफसर ने, तो दूसरे का नहीं कर सकता। नहीं, कोई रोक नहीं है ऐसी। लेकिन तहसीन सर, जो बात सफदर सर कह रहे हैं, ये भी बड़ी अफसोस की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में जो केंद्र के स्तर से योजनाएं चल रही हैं लोन की मुसलमानों के लिए, केवल 2% लोग ही अभी तक उस सुविधा का लाभ उठा पा रहे हैं। आपको नहीं लगता पूरे देश की क्या स्थिति होगी? इसी से समझा जा सकता है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जी बताइए। ये 2% लोन मतलब ये है कि जैनीज भी हैं इसमें, जैनीज जो है 2% हैं। अच्छा। मुस्लिम्स जो हैं 75% माइनॉरिटीज में आते हैं, जो माइनॉरिटी का ग्रुप है। जी। जैनियों को जो है 50% लोन ले चुके हैं अभी तक, इसलिए कि उनके पास लोग मौजूद हैं, उन्होंने कर दिया। जागरूकता है, जानकारी है, उनको मालूम है, उनके रिकमेंड करने वाले भी लोग मिल जाते हैं। हाँ। लेकिन माइनॉरिटीज में मुस्लिम्स को जो है उनका बहुत ही जबरदस्त दिक्कत यह है, और उसकी वजह से उनको 2% से। ये देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति है। इसके लिए भी दोषी कौन? अगर योजनाएं कुछ चल भी रही हैं, उनसे जो भी कुछ असर होगा आने वाले दिनों में, ये तो समय बताएगा, लेकिन अगर उसकी जानकारी भी नहीं है, जागरूकता भी नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि जो धार्मिक गुरु पार्टियों के प्रवक्ता बन के ये अपील कर रहे हैं कि आप इस पार्टी को वोट दें या इस पार्टी को वोट ना दें, उनकी पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि वो कम से कम जागरूकता फैलाएं? बिल्कुल सही बात कही अनुराग जी। आज जब मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने गया तो इमाम साहब जब खुतबा दे रहे थे तो मेरे जहन में बिल्कुल यही बात आई थी। देखिए, UPA 2 में हम मान के चलते हैं कि काफ़ी माइनॉरिटीज़ के लिए इन्होंने काम करने की कोशिश की है, मदरसों के लिए काम करने की कोशिश की है, बहुत स्कीम्स भी हैं, 15 निकातीन का एक प्रोग्राम भी था, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये आम मुसलमान तक इसके बारे में कुछ खबर पहुँची ही नहीं है। और जिस तक पहुंच गई है, अच्छा दूसरी बात यह है कि एजुकेशन नहीं है, तो वो इस लोन को लेके करेंगे क्या? ठीक बात है, कहाँ यूटिलाइज करेंगे? कुछ उनके पास कोई विजन हो कि मैं इस पैसे को यहाँ लगा लूँ, इस काम में लगा लूँ, उस काम में लगा लूँ, तब समझ में आएगा। उसको जाके मोटिवेट करने के लिए उसके लिए कुछ फिल्म्स बनाई जाती हैं। उसके जो कम्युनिटी के लीडर हैं, जैसे पोलियो आप देखेंगे, पोलियो खुराक का जो हमारे यहाँ मुहिम चली थी, जिसमें हम आज कामयाब हैं, उसमें भी शुरू में जो मुस्लिम लोग थे वो थोड़ा सा इससे घबरा रहे थे, लेकिन जब सरकार ने, हाँ, अफवाहें फैली हुई थी, जब सरकार ने मुस्लिम कम्युनिटी के जो हमारे मजहबी
मजहबी रहनुमा हैं उनको जब शामिल किया इसके अंदर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों को शामिल किया, तमाम उर्दू जानने वालों को शामिल किया, तो उसके बाद आपने देखा कि इस पोलियो खुराक की जो ये मुहिम थी ये बहुत कामयाब रही। तो सरकार देखिए मुश्किल यहीं पर है, हमारे पास स्कीम बन जाती है, इम्प्लीमेंटेशन पर हम सेंटर तो ये सोच के बैठ जाता है कि कल को अगर नहीं भी इम्प्लीमेंट हुआ तो हम रियासतों को कह देंगे, हम कह देंगे राज्यों ने जो है इसको जो है इसके इस तरह बेहतर काम नहीं किया, हमने तो बनाया था। लेकिन उस आज के दौर में देखिए प्यासा जो है वो कुएं के पास नहीं आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच प्यासे के पास जाना ही होगा। वही मैं बड़े अदब से कह रहा हूं, जो धार्मिक गुरु हैं उनकी भूमिका क्या आपको नहीं लगती कि कुछ होनी चाहिए? प्रवक्ता बनने से बेहतर यह है कि आप अपने समाज का, धर्म का भला कीजिए। होनी चाहिए, उनका इस्तेमाल होना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। देखिए हमारे मैं तो और इससे आगे बढ़ के कहता हूं, जैसे अगर पर्यावरण है, हमारे जो उल्मा हैं उनको पर्यावरण संरक्षण के ऊपर भी बात करनी चाहिए, हमारे जो उल्मा हैं उनको जो आबादी का तनासुब है उस पर भी बात करनी चाहिए, हमारे उल्मा को स्वास्थ्य पे बात करनी चाहिए, हमारे उल्मा को बात करनी चाहिए कि पानी का वेस्टेज नहीं करना चाहिए, हमारे उल्मा को जिंदगी से जुड़ी उन तमाम कठिनाइयों पर बात करनी चाहिए जो एक इंसान के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि देखिए इस्लाम जो है वो, और इस्लाम नहीं, मैं हर मजहब की बात कर रहा हूं। आपकी निजी राय, अगर इस तरीके से कोई भी धर्मगुरु अपील करता है किसी पार्टी को चुनने या ना चुनने के लिए, आपको लगता है वो गलत नहीं होना चाहिए 2014 में? वो उसकी सुन कौन रहा है, मैं साफ सी बात बताऊं, वो करता रहे, उसकी सुन कौन रहा है? मौलाना अहमद बुखारी जो जामा मस्जिद में रहते हैं, शुएब इकबाल के मुखालफत करते हैं, 4 या 5 बार शुएब इकबाल खुद जीते हैं वहां से जी, और उनके भाई उनकी बात नहीं सुन रहे। उससे चंद कदम की दूरी पर मस्जिद फतेहपुरी है, वहां के जो इमाम साहब हैं वो कुछ और बात कहते हैं। मैंने अभी अपने ये कॉलम में इसी बात को लिखा था, एक वोटर की कशमकश, उसमें मैंने ये लिखा था कि वोटर, उसको मैंने कहानी के तौर पर ही पेश किया था कि एक वोटर जो है वो जब पोलिंग बूथ में पहुंच जाता है, अब वो जब बटन दबाने जा रहा होता है, कहता है ये इन इमाम साहब के पीछे तो मैंने नमाज पढ़ी थी ईद की, इन्होंने इस पार्टी के लिए कहा है, तभी उसको ख्याल आता है बकरा ईद की मैंने नमाज जो है इन दूसरे इमाम उन्होंने उस पार्टी के लिए कहा है। इस तरह उस कशमकश में मुब्तला हो जाता है। ठीक बात सर, छोटी चीज जोड़ दूं सर, एक किस्सा बताया करते थे, एक जमाने की बात है, काफी साल अरसा पहले की। एक मौलाना साहब थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, तो वो सहारनपुर में जो है वो कांग्रेस के लिए कहते थे, मुजफ्फरनगर आते वो लोकदल के लिए कहते थे, मेरा आते तो मुस्लिम लीग की तकरीर करने लगते थे। तो किसी ने कहा मौलाना साहब ये क्या है? बोले साहब जबान है वो गला है, ऊपर वाले ने दिया है जिसको चाहिए तो लेकिन ये अफसोस की बात है, मतलब ये मेरा कहने का मतलब मैं किसी मौलाना की वो नहीं, ठीक बात है, हम भी नहीं कह रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, इस तरह की बात आप जो है सिर्फ मुस्लिम में नहीं है, आप बाबा रामदेव को किस उसमें डालेंगे? आप हमारे बहुत से महंत लोग भी इस तरह की करते हैं। एक वीडियो है जो चल रहा है, हर धर्म के जो धार्मिक नेता जो सियासत लगभग वही स्थिति या सियासत के साथ गठजोड़ करते हैं, वो यही उनका यही तरीका है। और मुझे लगता है कि उनको जो है जनता बहुत अब सीरियसली नहीं ले रही है, ना मुसलमान ले रहे हैं ना हिंदू ले रहे हैं, अब कोई सीरियसली नहीं ले रहा, लोग अपने हिसाब से। मतलब 2014 में चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अपने धर्म के किसी गुरु के कहने पर वोट नहीं डालने जा रहा है, वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहा है। बहुत ही न्यूनतम प्रतिशत किसी कुछ हो लो जो अलग बात है, पर हम आम तौर पर जो बहुसंख्यक लोग हैं चाहे किसी धर्म के हों, वो अपने विवेक से, और यही अच्छी बात है, यही लोकतंत्र बिल्कुल अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है ये, और वो मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं। ठीक है, सुरक्षा एक मुद्दा हो सकता है, ठीक बात है, शिक्षा के साथ साथ, लेकिन वो किसी मौलाना के कहने पर या किसी साधु संत के कहने पर या महामंडलेश्वर के कहने पर, शंकराचार्य के कहने पर आप कुछ देखिए। जहां तक मेरी बात है, मुझसे कोई अगर मेरे जिनकी मैं बहुत एहतराम करता हूं, मौलाना साहब आके अगर मुझसे कहेंगे कि भाई देखो शादी ब्याह इस तरीके से की जाती है, निकाह में ये दुआएं पढ़ी जाएंगी, ये मजलिस इस तरह से होगी, नमाज इस तरीके से पढ़ी जाएगी, ये दुआ ये है, ये मैं मान लूंगा। मुझसे कहेंगे कि इस सियासी पार्टी को वो वोट डालो, मैं उस सियासी, क्योंकि मेरा उस वक्त सियासी शऊर जो है, मेरी पॉलिटिकल जो कॉन्शियसनेस है वो जागेगी, मैं देखूंगा कि इनका रिकॉर्ड क्या है, पीछे तक जाऊंगा, उसके बाद में रहने वाले तहसीन मुनव्वर साहब हैं, ये बात उन पर लागू होती है या जो गांव में रहने वाले? मेरी आज अभी प्रोग्राम में आने से पहले अपने कुछ रिश्तेदारों से भी बात हुई इस सिलसिले में, वो भी ऐसी स्थिति। सफदर साहब आपको भी लगता है आज की डेट में कोई अब नहीं सुन रहा, आप साहब अब कोई नहीं सुन रहा है, हर एक अपनी सोच से अपने हिसाब से वोट डाल रहा है। ये जो मतलब जो धर्म गुरु हैं या कोई भी है इस टाइप के, तो वो जो कर रहे हैं अब उसका असर मेरे ख्याल से इतना ज्यादा नहीं है। तो ये सब फिर हो क्यों रहा है सर? एक मिनट में सर, ये तो रखेंगे सब, मतलब उनका भी अपना चलाना है, ये भी फ्रेम है, चलाना पूरा कर लिया जाए, ये भी फ्रेम है, चलाना है वाली। इससे पुरानी बात बताता हूं, 1993 में जब सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ रही थी, बाबरी मस्जिद टूटने के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, ये अहमद बुखारी साहब के वालिद साहब जो है, मौलाना बुखारी साहब, अब्दुल्ला बुखारी साहब थे, वो मुलायम सिंह से उनकी कुछ खटपट हो गई। मुलायम सिंह ने लखनऊ की रैली में कहा कि इमाम साहब इमामत करें, हमें सियासत करने दें। ये मैसेज
मैं मुरादाबाद की एक मस्जिद में मैं गया, लोगों से बात कर रहा था, एक मौलाना साहब बैठे हुए थे, हमने कहा साहब किसको वोट देंगे? बोले जो अच्छा काम करेगा आवाम के लिए उसको वोट देंगे। हमने कहा लेकिन बुखारी साहब ने तो ऐसा कहा कि आप मुलायम सिंह के खिलाफ। बोले मुलायम सिंह ने ठीक कहा है कि इमाम साहब का काम नमाज पढ़ाना है, सियासत करना नहीं है। तो ये मैसेज लोगों ने, और यहाँ जब हम इमाम साहब की बात कर रहे हैं तो सिर्फ मुस्लिम धर्म की बात नहीं है, हिंदू धर्म की भी बात है, सारे धर्मों की बात है। जो अपने धर्म के गुरु हैं वो ये ना माने कि उनके हिसाब से ही उनके धर्म के अनुयायी वोट डालेंगे इन चुनावों में, और ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिहाज से। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर सर लेने के लिए मुझसे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये सब हो क्यों रहा है, फिर क्यों प्रवक्ता बना जा रहा है? क्या ये भी मीडिया में जगह पाने की कोशिश है, या वास्तव में राजनीतिक दल ही अपील करते हैं कि आप आइए, अगर आप कह देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा? इस पर भी चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वास्तव में कभी भी कोई भी राजनीतिक दल इस देश के मुसलमानों को लेकर भी गंभीरता से सोच सकेगा या नहीं। फिरोज सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपने कांग्रेस पार्टी को बहुत करीब से कवर किया है काफ़ी लंबे समय तक। जो हमने आंकड़े शुरुआत में बताया कि क्या वजह है कि राजस्थान से केवल 2 सांसद अब तक चुनकर आ पाए हैं 1952 से 2009 तक। क्या वजह है कि 1984 के बाद गुजरात से एक भी सांसद चुनकर नहीं आया है? भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास 3-4 दशक पुराना है स्थापना होने के बाद। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने भी ईमानदारी नहीं की है उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी? देखिए, जो सबसे बड़ी हितैषी कम से कम बनने की कोशिश करती है। नहीं, दरअसल ये इसके पीछे बुनियादी कारण समझ लीजिए जी। ये 84 के बाद से ऐसा क्यों हुआ? एक वक्त था जब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे मास लीडर हुआ करते थे और पार्टियों का अपना, कांग्रेस पार्टी की जड़ें बहुत गहरी थी, तो कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देती थी वो जीत के आता था। अगर मुसलमान को दे दिया हिंदू बहुल इलाके से तो हिंदू मुस्लिम सब वोट देते थे, हिंदू को दे दिया मुस्लिम बहुल इलाके से तो उसको मुसलमान वोट देते थे, और तब वोट जो है वो इस हिसाब से तो एक प्रोपोर्शन बना रहता था। 80 के दशक के बाद जब खासकर इमरजेंसी के बाद और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी कमजोर होना शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे पार्टी की जड़ें कमजोर होना शुरू हुई और केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हुआ, तो स्थानीय स्तर पर जो है, स्थानीय राजनीति में जब ये समीकरण होने लगे कि साहब यहाँ इतने ब्राह्मण हैं, इतने दलित हैं, इतने युवा हैं, उस हिसाब से जब वोटों का होने लगा तो फिर, और उसी दौरान 80 के दशक में ही अयोध्या आंदोलन शुरू हो गया और चीज़ें कम्युनलाइज होने लगी। और कम्युनलाइज होने के बाद ये कंसिडरेशन होने लगा, अरे आपने अगर वहाँ मुसलमान को दे दिया तो चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, वहाँ अगर उसको दे दिया तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। लेकिन ये तो ऐसा हुआ कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी पार्टियों ने हिंदू कैंडिडेट देने शुरू कर दिए ताकि हिंदू मुस्लिम ना हो, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों का प्रतिशत घटने लगा, उनका प्रतिशत घटने लगा। मुझे लगता है लेकिन ये सब काम तो 80 के दशक से शुरू हुआ, जैसा आप भी कह रहे हैं। उससे पहले भी या उसके बाद भी कभी क्या उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बना पाई कांग्रेस पार्टी, जो बना सकती थी आबादी की हिस्सेदारी के लिहाज से? सबसे बड़ी राजस्थान में तो सांसद पहले भी बन सकते थे। कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में ये रही कि 1947 में आजादी हुई, उसके बाद से लेकर के 1977 तक मतलब कांग्रेस पार्टी ने या तो ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया या राजपूत को बनाया, ईमानदार कोशिश नहीं हुई ना फिर मुसलमानों को लेकर, और ना कोई पिछड़ा बना और ना कोई मुसलमान बना। एक सुचेता कृपलानी बनी थी, वो दलित थी, ठीक है, उसकी थी, बाकी दलित भी उस तरह नहीं बना, जबकि बहुत योग्य लोग थे। मैं बता रहा हूं आपको, पहला पिछड़ा चीफ मिनिस्टर रामनरेश यादव बने 77 में, उसके बाद से भी सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि तो फिर ये सब, और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, 1996 में जब उत्तर प्रदेश में हंग असेंबली आई और यूनाइटेड फ्रंट जो था उसके 134 सांसद थे और बीएसपी के करीब 70 सांसद थे, और ये प्रस्ताव आया कि अगर एक मुसलमान को मुख्यमंत्री घोषित बना दिया जाए तो बीएसपी भी सपोर्ट करे। न बीएसपी तैयार हुई और न मुलायम सिंह। ठीक है, लेकिन कांग्रेस की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, सबसे पुरानी पार्टी है देश की, सबसे ज्यादा हितैषी बताती है। प्रस्ताव रखा था, मुझे याद है, शायद मैं लखनऊ में ही था, तब भी बनाया जा सकता था कि भाई मुसलमान को बना दो, मौका अच्छा है, नहीं बनाया किसी को। तो ये हम मान लें, मतलब हमारे जो दर्शक हैं वो ये मान लें। लेकिन हाँ, बिहार में हुआ, बिहार
में अब्दुल गफूर साहब हुए। क्या हमारे दर्शक ये मान लें कि जितना दोषी हम बीजेपी को ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, लगभग उतने ही दोषी कांग्रेस भी रही है। ईमानदार कोशिशें कांग्रेस ने भी नहीं की है मुसलमानों को कम से कम राजनीतिक हिस्सेदारी देने के मौके पर। आपने अल्पसंख्यक मंत्रालय बना दिया, 15 सूत्री कार्यक्रम आपने दो बार लॉन्च कर दिए, स्कॉलरशिप आपने दे दी, बाकी सब बुनियादी मुद्दे जो आप बता रहे थे वो सब आपने किए, लेकिन राजनीति में कैसे ज्यादा से ज्यादा मुसलमान जुड़ें इसको लेकर कोशिशें नहीं हुई। देखिए क्या है कि वैचारिक रूप से जो कांग्रेस की विचारधारा है, उस विचारधारा, वो तो समावेशी बात करती मैं, जो उसकी विचारधारा है, ठीक है। लेकिन व्यवहारिक रूप में जो नेता जब बैठते हैं तो उनके कंसिडरेशंस दूसरे होते हैं, तब उनके जो कंसिडरेशंस दूसरे होते हैं उस वजह से उस विचार को व्यवहार में लाने में दिक्कत कांग्रेस के साथ भी है, उस विचार को व्यवहार में लाने की दिक्कत मुलायम सिंह की पार्टी में भी है, उसको लाने की दिक्कत मायावती की पार्टी में भी है, और बीजेपी में तो खैर है ही। अब वो सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मतलब बरकतुल्लाह खान साहब थे राजस्थान के। हाँ नहीं, मैं यूपी की बात, आसाम में रहे हैं, नहीं महाराष्ट्र में। सर लेकिन उस राज्य में जहां 2-3% की जाति वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, और एक बार नहीं 2-3 बार, तो वहां पर जहां मुसलमानों की इतनी ज्यादा हिस्सेदारी है, वो मुख्यमंत्री क्यों ना बने उत्तर प्रदेश में? यही मैं समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तहसीन सर, फिर जब कांग्रेस भी ऐसी ही है तो फिर हम बीजेपी को ही सिर्फ क्यों कोसें जब हम मुसलमानों की बात करते हैं? फिर हम क्यों इस तरीके की चर्चा शुरू कर दें अपने स्टूडियो में कि मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करता है बीजेपी के उम्मीदवार को हराने के लिए? देखिए, पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की हमारी समझ में आया, जो नजमा हेपतुल्लाह जी बोल रही थी, उससे भी हमारी समझ में आया कि वो मुसलमानों को अपना समझती ही नहीं है। तो उस लिहाज से हम तो देखिए उस पार्टी की तरफ जाते हैं। मैं एज ए पत्रकार के तौर पर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने सवाल इस वक्त मुस्लिम नुमाइंदे से कर दिया, तो उसमें हमारा तो जो मैंने जो पूरा नफ्सियात समझने की कोशिश की है, उसमें हमें यही लगा कि कांग्रेस कुछ भी हो, हमारे यहाँ एक जुमला चलता है, छुपा दुश्मन खुला दुश्मन। तो एक जो है खुला दुश्मन है, एक छुपा दुश्मन है, और उसमें से हम जो है अक्सर जो है छुपे दुश्मन की तरफ चले जाते हैं। अंतर सिर्फ पर्दे का है। अंतर सिर्फ पर्दे का है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं एक ऐसी महिला को दिल्ली में जानता हूं जो बहुत ब्रिलियंट एकेडमिशियन है, बहुत अखबारात में लिखती है, बहुत अच्छा उसकी पहचान है, लेकिन वो आज भी परमानेंट नहीं हो पाई है, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा रही है वो जी। और कांग्रेस की नाक के ही नीचे के कुछ लोगों के घर वालों ने उसका नहीं होने दिया। तो मैं ये मानता हूं, देखिए जो हुकूमत हमें दिखाई देती है ना, उसके अलावा भी एक हुकूमत होती है जो लोगों के दिमाग में होती है। ठीक है, वो हुकूमत जो है, वो जो लोगों के दिमाग में हुकूमत चल रही होती है ना, वो बड़ी समस्या है। कोई किसी पॉलिसी को वही बड़ी समस्या है, वही सबसे बड़ी समस्या, बिल्कुल वो सबसे बड़ी समस्या। वो सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं है, वो किसी के साथ भी हो सकती है। वो किसी को दलित मान के चलती है, किसी के साथ होगी, वो किसी भाई भतीजा, ठीक बात, वो भाई भतीजावाद में भी आती है। जिस सोच की बात यहाँ पर हो रही है, वही सबसे बड़ी समस्या भी है, जिससे राजनीतिक दल भी ग्रसित है। यही है कि उसमें नॉट दैट के मुस्लिम्स के साथ भी है, वो दलित के साथ भी है, इवन अलग अलग कास्ट वाइज भी है, और इवन क्षेत्र वाइज भी है, बिल्कुल। और अगर इस केरला का है तो उसके खिलाफ भी मतलब इस टाइप की है हर जगह। तो ये तो है। लेकिन इन सब के बीच में सर मीडिया की क्या जिम्मेदारी हो सकती है, कम से कम राजनेताओं को सुधारने को लेकर, अगर सुधर जाए तो, अगर चमत्कार हो जाए तो, और साथ ही साथ समाज को जागरूक करने को लेकर? क्या आपको लगता है कि जब हम सिर्फ टोपी पहनने या ना पहनने को लेकर ही चर्चाएं करते रहते हैं तो हम कहीं पटरी से उतर जाते हैं, या वो सब सही होता है? ऐसा टोपी पहनना एक प्रतीक है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मैं टोपी पहनने को बता दूं, अभी मैं परसों में बात कर रहा था चुनाव को लेकर के, तो एक सज्जन बीजेपी के हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा था एक तरफा चल रहा है हरियाणा का। हमने क्यों, क्या ऐसा क्या हो गया? कि बोले साहब एक मैसेज तो दिया कि टोपी नहीं पहनी नरेंद्र मोदी ने। तो ऐसा नहीं है कि टोपी पहनना कोई साधारण न पहन, उसका पीछे भी पॉलिटिक्स है। ठीक बात, वो ऐसा आसान नहीं है, अगर साहब नहीं पहनी तो क्या हो गया। हाँ। उसके पीछे भी पॉलिटिक्स है। तो लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया जो है, मीडिया की दो जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदारी ये है कि इन इश्यूज को हाईलाइट करे और उस समाज के अंदर जो कमजोरियां हैं, जो कमियां हैं, जो उसका पिछड़ापन है, उसको सामने लाए और ये जागरूक करे कि भाई ये देखिए ये स्थिति है, और उसको बिल्कुल रैशनल तरीके से, निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए। ये नहीं कि हम बीजेपी की सरकार है तो खाली उसी के कपड़े उतारने में लग जाएं, कांग्रेस की तरफ अनदेखा हो जाए या कांग्रेस की ऐसी करने में लग जाए। एक तो उसको देखना,
दूसरी जिम्मेदारी है कि लोगों को एजुकेट करें। जैसे अभी मुनव्वर साहब भी कह रहे थे, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है, सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी, मीडिया की जिम्मेदारी भी है। जो स्कीमें सरकार चला रही है उस पर कितनी स्टोरी हम करते हैं बताइए, कितनी उससे रिलेटेड कि भाई कितने लोगों को वजीफा मिला, किसको नहीं मिला, कितने लोगों को शिक्षा का हुआ, उनका धरातल पर क्या असर है, इस पर मीडिया कहाँ कुछ काम कर रहा है। टोपी पे लगा हुआ है, टोपी तिलक पे मीडिया लगा हुआ। आप इस तो ये जिम्मेदारी भी मीडिया की है, हमारी, आपकी, सबकी है। वो प्रिंट की भी है, टेलीविजन की भी है, सोशल मीडिया की भी है। सोशल मीडिया के जरिए लोग जानकारी दें। बहुत सारे लोग कॉलम लिखते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं दिन भर। अगर अपने समाज को यही जानकारी दें, भाई इतनी स्कीमें चल रही हैं, इसका ये फायदा उठाओ, ये तो बहुत सारे लोगों तक चीजें पहुंचेंगी। मुझे लगता है अब तो संचार साधन इतने विस्तृत हो गए हैं कि इस पे एक काम किया जा सकता है। और ये भी जो प्रवक्ताओं बनने की जो होड़ सी दिखती है या अलग अलग बयान देने की होड़ सी दिखती है, आपको लगता है ये भी सिर्फ मीडिया में फुटेज पाने की ही कोशिश है? असर तो कुछ है नहीं, मतदाता को तो आप प्रभावित करेंगे नहीं, आप भले ही किसी धर्म के गुरु हो। नहीं साहब, देखिए सारे धर्मगुरु, जो मैं सब धर्मगुरुओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे धर्मगुरु भी हैं, हर मजहब में हैं, और ऐसे लोग हैं जो निर्विवाद हैं, नॉन कंट्रोवर्शियल है और वाकई अपने वो आध्यात्मिक उसमें काम कर रहे हैं, उनका सबका सम्मान। लेकिन जो सियासत के साथ जोड़ तोड़ करने वाले धर्मगुरु की आड़ में, धर्मगुरु का चोला पहन के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो सियासी दुकानें चला रहे हैं, उनका काम यह है कि अगर वो नहीं करेंगे तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। दुकानदारी बंद हो जाएगी, जो आप कह रहे थे कि चलता है। सर, रोल है मीडिया का, रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? अगर मीडिया अगर चाहे, होता क्या है कि ज़्यादातर जो अगर नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा दिखाई जाती है, जो पॉजिटिव है वो बहुत कम दिखाई जाती है। उसको ज़रा बढ़ाए, मतलब कि जो होता ये है कि अगर कोई गलत बात कह दी कोई भी शख्स कहता है, उसको अगर गलत बात है तो वो इसका हो जाएगा, वो रिपीट करते रहेंगे सुबह से लेकर शाम तक। और जो सही बात है, अच्छी बात जो कर रहा है, वो एक बात थोड़ा सा आएगा, उसका खत्म कर दिया जाएगा। ठीक बात। लेकिन इन सब के बीच सर, राजनीतिक दलों से किसी चमत्कार की उम्मीद आपको लगती है? क्या आपको लगता है कि 2014 के बाद ही कोई सकारात्मक बदलाव हो सकेगा? हमें 2019 में इस तरीके की चर्चा नहीं करनी पड़ेगी? देखिए, होना तो चाहिए यही, मैं यही कहूँगा, इसलिए होना तो यही चाहिए कि कोई ऐसा बदलाव आना चाहिए। और इसमें मतलब रोल जो है सबसे बड़ा वो जो मीडिया एंड प्लस हमारे मतलब पॉलिटिशियंस का है, उनको चाहिए कि मतलब उसको अब लेकर एक सेकुलर मतलब इमेज जो भी मतलब है, मतलब सेकुलर लेके सबको लेकर साथ चलें। होता क्या है कि इसको इतना डिवाइड कर दिया है आज तक, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज ने इतना डिवाइड कर दिया है। मुरादाबाद में गया, वहाँ पर अलग एक ग्रुप चल रहा है कि साहब इसको दिया जाएगा, इसको नहीं दिया जाएगा, हर जगह वो हो रहा है। तो वो डिवीजन जो है, हर चीज को राजनीतिक मुद्दा बनाने की जो बात है, मैं एक उदाहरण दूंगा। सुशील कुमार शिंदे ने एक स्टेटमेंट दिया, एक चिट्ठी लिखी चीफ मिनिस्टर्स को कि साहब जो निर्दोष आतंकवाद के आरोप में बच्चे पकड़े गए हैं उनको न फंसाया जाए। उसमें सच्चाई है, ज्यादातर मुस्लिम लड़के पकड़े गए हैं, ठीक है। तो उसमें क्योंकि आतंकवाद का मामला जिस तरह के भारत में या दुनिया में है, उसमें तो वो पकड़े गए, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, अब उसको राजनीतिक टूल बना दिया गया। और मुझे उसकी बैकग्राउंड मालूम है, क्योंकि उसका इतना बड़ा मुहिम एक राजनीतिक दल ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को कहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो निर्दोष लोगों को हम बरी करेंगे। तो ये कोई गलत बात नहीं है। तो अगर एक चिट्ठी लिख दी गई कि भाई जांच की जाएगी, तो उसमें क्या साहब आतंकवादियों को छोड़ने के लिए ये किया जा रहा हो, तो ये भी जो राजनीतिक दलों का अति जो तो क्या हम 2014 स्कीम चलाई जाएगी तो आप तुष्टीकरण कह देंगे। तुष्टीकरण क्या होता है? तुष्टीकरण ये होता है जब एक का छीन के आप दूसरे को नाजायज तरीके से दें, वो तुष्टीकरण है। ऐसा नहीं है आप दलितों को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो तुष्टीकरण हो गया, अल्पसंख्यकों के लिए वजीफा दे रहे हैं तुष्टीकरण। आखिर एफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? एफर्मेटिव एक्शन वही होता है। आज भाजपा अपने घोषणा पत्र में अगर कह रहे हैं ये करेंगे तो ये तुष्टीकरण नहीं है क्या? फिर तुष्टीकरण नहीं, तुष्टीकरण तो वही होता है जब आप अतिरिक्त आप कुछ दे रहे हो जिसकी जरूरत ना हो। ठीक बात सर, लेकिन कहता है कि साहब मतलब टुकड़े कर देंगे और पीसेस कर देंगे, और दूसरा कहता है कि हम देखेंगे कौन करेगा, किसके करेंगे। वो तो किसी भी धर्म का हो सर, उसकी निंदा करनी चाहिए, उसकी आलोचना होनी चाहिए। ठीक बात। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि मीडिया को उसको 24 घंटे नहीं चलाना चाहिए लूप में बनाकर। लेकिन तहसीन सर, क्या वास्तव में राजनीति भी इतनी परिपक्व हो गई है और मतदाता भी इतना गंभीर हो गया है, परिपक्व हो गया है कि वो अब जवाबदेही तय कर सके राजनीतिक दलों की कि 2014 में सुधर जाओ वरना स्थिति बदल सकती है? देखिए अनुराग जी, मैं तो बहुत पुरुम्मीद हूँ और आशावादी हूँ, और मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत बदलाव आ रहे हैं, राजनीतिक स्तर पर भी आ रहे हैं और वो मतदाता के स्तर पर भी आ रहे हैं जी। अब देखिए, हमें आज़ादी के 65 साल ही हुए हैं, धीरे धीरे बदलाव आता रहेगा। आज के दौर में अब जैसे हमारा एक युवा जो निकल के बाहर आ रहा है, वो अलग अंदाज से सोच रहा है। मेरा जब आप युवा कह रहे हैं, माफ कीजिए, तो वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। अब जब मेरा बेटा जो है उसको इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, वो एक बिल्कुल अलग अंदाज से सोचता है। वो सोचता है कि मुझे डिफेंस में जाना है, और वो उस लिहाज से अपने आप को तैयार कर रहा है कि मुझे देश की सेवा करनी है।
अभी एक मैं कश्मीरी मुस्लिम लड़का है, उसका वो कहीं डिफेंस के CDS में आया था, उसका वो वहाँ पर गया और वो बस इसी एंगल से गया कि मैंने बचपन से जो है फौजियों को देखा था जो देश की सेवा कर रहे थे, मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे ये वर्दी पहननी है। तो ये जो सोच है, उस तरीके की सोच के जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं और हमें नाउम्मीद नहीं होना है। बिल्कुल देखिए, उनका अमीर ग़ज़लबाज़ साहब का शेर है कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं मैं ये मान के चल रहा हूं कि अमृत मंथन हो रहा है और इसमें से अमृत जरूर निकलेगा। अभी विष निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है, और जब ये यहाँ से इस जब मंथन के बाद कहीं से अमृत निकलेगा और हम यकीनन तो हम ये मानकर चलें कि आने वाले समय में राजनीतिक दल गंभीर हो जाएंगे, नीतियां होना पड़ेगा, हम करेंगे उनको गंभीर, बनेंगी, मीडिया गंभीर करेगा, आप गंभीर करेंगे, मतदाता गंभीर करेगा, राजनीतिक दलों को गंभीर होना पड़ेगा। और अगर गंभीर जो दल नहीं होगा वो हाशिए पे चला जाएगा, क्योंकि जन आकांक्षाओं सर ऐसा माफ कीजिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, पिछले 60-65 साल के जो आंकड़े हैं उससे तो ऐसा नहीं लगता कि राजनीतिक दल कभी गंभीर हुआ हो और उसने ईमानदारी से काम किया हो, आशावादिता तब भी रही होगी। 65 साल में अनुराग जी ये बताइए, इतनी विचार मंथन क्या होता था? क्या इतना जो हर मुद्दे पर आज हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं इतना होता था? व्यक्ति पूजा के इस देश में एक नेता ने कह दिया, लोग चल दिए, ये स्थिति होती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, 60-65 सालों में भी काम हुआ। 1970 में भी 6% सांसद थे सर, 2009 में भी 6% सांसद। तो आप ये भी उस लिहाज से मत देखिए, मैं बाकी पहलुओं पर हुआ है, ठीक बात, वर्षों में काम हुआ है। ऐसा अगर नहीं होता तो इनका बेटा जो है फौज में जाने की नहीं सोचता, ठीक बात, अगर नहीं काम हुआ, सही बात। ये हम कह सकते हैं जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, ये हम कह सकते हैं। लेकिन काम निश्चित रूप से हुआ है। आज आप देखिए जिस तरह से सरकारी सेवाओं में देखिए, अब तमाम आपको बच्चे दिखाई मिल जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में देखिए, लेकिन उसे मौका मिलना चाहिए। मैं ये और कह रहा हूं कि अपनी क्षमता से जा रहे हैं, बहुत मल्टीनेशनल देखिए, उनको मौका मिलना चाहिए और अपनी क्षमता से जा रहे हैं। कोई किसी की खैरात पर या किसी उससे नहीं जा रहे हैं, क्षमता से निकल के जा रहे हैं। ये अब स्कूलों में बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मदरसों में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जा रहा है, विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। जो बुनियादी सवाल है वो ये कि क्या चुनाव के वक्त राजनीतिक दलों पे भी वो दबाव बन सकेगा, वो गंभीरता दिख सकेगी उनसे कि उनमें बदलाव आ जाए? क्या राजनीतिक स्तर पर हम किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? ये तो वो सब काम है जो हम खुद ही कर रहे हैं राजनीतिक दलों पर दबाव बनने का ही नतीजा है कि भाजपा को अपने घोषणा पत्र में शामिल करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी जो है बार बार इसकी दुहाई दे रहे हैं कि मैं बनारस जाऊंगा तो मुसलमान दिल जीत लूंगा है, और मुस्लिम मुझसे प्रेम करने लगेंगे, और भले टोपी ने पहनी हो लेकिन शाल तो उन्होंने भी ओढ़ लिया था उसमें जो है। तो ऐसा नहीं है, नजमा जी जैसी कह रही है कि हमने ये किया, शिवराज सिंह चौहान जो है वो टोपी पहन रहे हैं, राजनाथ सिंह टोपी पहन रहे हैं, तो ये दबाव का ही नतीजा है और ये अच्छी बात है, ये लोकतंत्र का दबाव है। आप टोपी पहनिए लेकिन कुछ काम करिए, ठीक है, आधा गिलास भरा हुआ है, कुछ काम करिए। क्या यही मानकर चले सर कि स्थिति सुधरेंगे? नहीं, स्थिति 100% सुधरेगी। और जहाँ तक अभी बतलाया जैसे भी, मतलब कि इवन अब जो है अपना वोटर भी समझ गया है, और वोटर की मतलब दिमाग में है कि ऐसे आदमी को वोट दिया जाएगा जो आदमी सही है। धर्म जाति के चक्कर में नहीं पड़ा, धर्म जाति हल्के हल्के ये खत्म होगा, रहेगा, मतलब रहेगा अभी कुछ दिन और, मगर ये कि कम हो जाएगा और हो गया। आपको लगता है सर, आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, धर्म जाति 2014 के चुनाव में खत्म हो चुका है क्या? नहीं, या धर्म जाति पर ही चुनाव लड़े जा रहे हैं? चुनाव तो अभी लड़ाई जा रहा है, और इस वक्त तो ज्यादा सागर मंथन है जो इन्होंने कहा, ये सागर मंथन है। सागर मंथन की प्रक्रिया अपने उस पर पहुंच रही है, अभी बहुत कुछ निकलना बाकी है। ठीक है, अमृत के लिए इंतजार कर लेते हैं। अच्छा होगा कि 5 साल इंतजार ना करना पड़े, उससे पहले ही कुछ बेहतर नतीजा आने शुरू हो जाएं। लेकिन इन सब के बीच तहसीन सर, आखिर में आपसे ही 2 शब्दों में जो आप कुछ बता सके अपने दर्शकों को अपने अंदाज में। मैं बस गालिब के मुझे 2 शेर याद आ रहे हैं कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, और हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का कार्यक्रम में समय निकालने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको भी चर्चा पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी कार्यक्रम देखने के लिए। लेकिन ये अहम बात है कि घर से बाहर जरूर निकलिए, वोट जरूर डालिए, धर्म जाति के चक्कर में मत पड़िए, अपनी वोट का फैसला आप खुद कीजिए, कोई पार्टी का प्रवक्ता या कोई और आपकी वोट का फैसला ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।